गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, इस समय हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पहले वाले पार्ट में हमने कुछ बातों को आप लोगों को बताया था, जिसमें हमने आपको ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं, आणविक अपक्रियाएं क्या होती हैं, आयनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया, बहुत ही डिटेल बताए हैं। अगर आप वो सभी बात अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले पार्ट का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आज इसी रेडॉक्स अपक्रिया का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और ऑक्सीकरण संख्या की गणना कैसे की जाती है, उसके क्या क्या नियम हैं, और ये सब बातें हम इस पार्ट में देखेंगे। क्योंकि हर परीक्षा में आप देखते हैं, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपसे विभिन्न प्रकार के यौगिक दे देते हैं और उन यौगिकों में किन्हीं एक तत्व या किसी एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करने के लिए कहा जाता है। तो हम ऑक्सीकरण संख्या की गणना तभी कर पाते हैं जब हम ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जानेंगे, और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए वो कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, तो हमें बहुत मदद मिलेगी। अगर वो सारे नियम अगर हम अपने पास कलेक्शन रखेंगे तो किसी भी यौगिक में हम किसी भी परमाणु की या किसी भी तत्व की हम ऑक्सीकरण संख्या बड़े आसानी से निकाल देंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे ऑक्सीकरण संख्या को बताएंगे, और ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए वो कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे, ताकि हम आसानी से ऑक्सीकरण संख्या को निकाल पाएं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या ये अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये आप लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल है कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश की संख्या को प्रदर्शित करती है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई यौगिक है, कोई भी यौगिक है, कोई तत्व है, कोई परमाणु है, उस पर जितना आवेश, चाहे वो वास्तविक आवेश हो चाहे वो काल्पनिक आवेश हो, तो उसी वास्तविक आवेश या काल्पनिक आवेश की जो संख्या होगी, उसी आवेश की संख्या को ही क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। इस बात को हम लोग नोट भी करते चलेंगे कि किसी यौगिक में किसी तत्व या परमाणु, किसी यौगिक में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व अथवा परमाणु पर उपस्थित, उस तत्व या परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश की संख्या के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल है कि किसी भी अगर यौगिक में किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछा जाए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो हमने बताया कि किसी यौगिक में
किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व अथवा परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश की संख्या के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखें, एग्जाम्पल देखें, तो किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या को हम यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार कैसे हम बताएंगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो मान लीजिए अगर ये यौगिक है, मान लीजिए FeCl3, फेरिक क्लोराइड एक यौगिक है। अगर इसको देखा जाए तो अगर मान लीजिए इसको हम आयनों के रूप में अगर हम तोड़ते हैं तो Fe पर कितना आवेश होगा, +3। Fe पर +3 आवेश यहां पर होगा, और इसको अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा 3Cl-। तो इसको FeCl3 आणविक रूप में है, इसको जब हम आयनों के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे तो Fe के ऊपर +3 और Cl के ऊपर, यहां पर ये ध्यान देंगे जो 3Cl लिखा है ये Cl के ऊपर -1 लिखा है। इसका मतलब आप ये 3Cl का मतलब माइनस का मतलब होता है Cl- + Cl- तो आप देख रहे हैं कि Cl के ऊपर एक माइनस है। आप ये ना समझिए कि Cl के ऊपर 3 माइनस है, बल्कि ये 3Cl को हम इस क्रम में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक Cl पर कितना माइनस आ रहा है, -1 का। तो आप यहां पर देखिए कि Fe पर +3 का आवेश है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और Cl की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर इस पर आवेश कितना है, -1। तो आप देख रहे हैं Cl की जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा कि कोई भी यौगिक है, अगर उस यौगिक में किसी तत्व या किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या अगर हमें निकालना है तो उस तत्व या परमाणु पर उपस्थित आवेश को हम देखेंगे कि उस तत्व या परमाणु पर कितना आवेश है, उसी की संख्या को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। अब ये ऑक्सीकरण संख्या में हम आप देख रहे हैं कि कोई प्लस है तो कोई माइनस है। तो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ये प्लस के रूप में, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है, और भिन्नात्मक भी हो सकती है। हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से व्यक्त की जाती है, किन किन रूपों में हो सकती है, तो इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहां पर पहले ये जाने कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो किसी यौगिक में किसी भी तत्व या परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना है तो उस तत्व या परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश जो होता है उसी की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। आपने यहां पर देखा, यहां पर बात ये जो आती है, यहां पर नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि जो ऑक्सीकरण संख्या है वो ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहां पर एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक कामा ऋणात्मक कामा शून्य अथवा भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। ये बात याद रखने वाली है कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, या भिन्न के रूप में भी हो सकती है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य अथवा भिन्नात्मक हो सकती है। इतनी बातों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो किसी भी परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, ताकि ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित कोई अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए तो आप ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से बता सके। इसका एक फोटो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या को जो ज्ञात करना पड़ता है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई यौगिक हमें दे दिया जाए और उसमें किसी तत्व या किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कुछ विधियां हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों को अगर हम जान लें तो हम
ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से किसी भी यौगिक में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो 5-7 नियम हम आपको बताने चल रहे हैं, ये आप नोट भी करते चलेंगे और इसको अपने दिमाग में अच्छे से याद रखेंगे, ताकि जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम बताएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको ये सारी चीजों की मदद से आप ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। कौन कौन से नियम हैं जिनकी सहायता से ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करते हैं, उन नियमों को हम यहाँ पर बारी बारी से अध्ययन करेंगे और ये सारे नियम आप कॉपी में पॉइंट वाइज नोट करते चलेंगे, क्योंकि बिना अगर ये हमें ज्ञात नहीं होगा, इनकी जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो हम ऑक्सीकरण संख्या को कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो सारे नियम हम यहाँ पर लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे और उसको हम अच्छे प्रकार से अपने दिमाग में रखेंगे, ताकि ऑक्सीकरण संख्या हम किसी भी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकें। तो पहली बात यहाँ पर, पहला पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में देखा जाए तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, नोट भी करते चलिएगा कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन किसी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, धातु का हाइड्राइड बनाता है, तो वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है। इस बात को हम नोट करते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है, परंतु धातुओं के हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। हाइड्रोजन के बारे में बताया जाता है, वैसे तो सामान्यतः जो है वो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 होती है, लेकिन हाइड्राइडों में जो होता है वो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। हाइड्राइड क्या है? धात्विक हाइड्राइड। जब कोई हाइड्रोजन धातुओं से क्रिया करके धात्विक हाइड्राइड बनाता है तो वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। बाकी सामान्यतः अगर हाइड्रोजन किसी यौगिक में है तो वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो सामान्यतः -2 होती है। याद रखें कि ज्यादातर यौगिकों में जो सामान्यतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है, लेकिन -2 के साथ साथ अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड के रूप में होता है, अगर कोई यौगिक परऑक्साइड है तो वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, और अगर सुपर ऑक्साइड है तो याद रखिएगा वहां पर -1/2 होती है। और अगर सुपर ऑक्साइड के अलावा ओजोनाइड अगर आता है, ओजोनाइड स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/3 होती है। इस बात को भी हम लोग नोट करते चलते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है। लेकिन यहां पर ये बात नोट करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। लेकिन होता क्या है, पराक्साइडों में
पराक्साइडों में इसकी यानी ऑक्सीजन की इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। याद रखें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या वैसे तो सामान्यतया -2 होती है, लेकिन पराक्साइडों में इसकी यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। यहां पर एक बात और नोट कर लेंगे कि यहां पर जैसे सुपर ऑक्साइड है, यहां पर ये भी नोट करते चले, सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पराक्साइड में तो -1, अब सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। याद रखेंगे सुपर ऑक्साइड में। और इसके साथ साथ ओजोनाइड में भी याद रखें, ओजोनाइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/3 होती है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, नोट करने वाली चीजें हैं, आप लोग नोट भी करते चलिए। ओजोनाइड में -1/3 होती है। और एक यौगिक है OF2 में O की यानी ऑक्सीजन की O की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। याद रखेंगे +1 होती है। ये आप लोग याद रखेंगे कि जो है ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन जो है सामान्यतया इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन पराक्साइडों में -1 होती है, सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होती है, ओजोनाइड में -1/3 होती है, और OF2 में, अगर ये स्पेशल यौगिक है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। आप इसको अच्छे ढंग से नोट करते चलेंगे। इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है वो भी नोट करने लायक है। वो क्या है? हैलोजन के बारे में बताया जाता है कि जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन में जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है फ्लोरीन को छोड़कर, अगर फ्लोरीन को अलग कर दिया, फ्लोरीन की तो ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है, लेकिन जो क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है बदलती रहती है, और ये ऑक्सीकरण संख्या -1 से लेके +7 तक हो सकती है। तो इस बात को भी हम लोग नोट करेंगे यहां पर तीसरे पॉइंट में कि हैलोजन यहां पे लिख देंगे क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, केवल इतने में हैलोजन में क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 तक हो सकती है, जबकि फ्लोरीन यानी F की फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। ये बात याद रखने वाली है कि हैलोजन तो वैसे हमारे पास 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन उनमें से 3 जो है क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 तक कुछ भी हो सकती है। अलग अलग यौगिकों में आप देखेंगे जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कभी -1 आएगा, कभी +1 आएगा, कभी +2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों का तो -1 से +7 तक आएगा, लेकिन अगर फ्लोरीन कहीं आता है तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होती है? -1 होती है। तो ये 3 पॉइंट था, इसको मिटाएंगे, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम अगला पॉइंट की चर्चा करें। आइए देखते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है
चौथा पॉइंट नोट करते हैं हम लोग। ये पॉइंट सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं याद रहेंगे, ये नियम नहीं याद रहेंगे, तो हम ऑक्सीकरण संख्या की गणना किसी हाल में नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इसको नोट भी करते चले और अच्छे से समझते भी चले। आइए चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में जैसे क्षार धातुओं के बारे में बताया जाता है। क्षार धातुओं में जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। क्षार धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। तो यहां पर उसको भी नोट कर लेते हैं। क्षार धातुओं ब्रैकेट में लिख देंगे सोडियम, शुरू से लिखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डैश 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 करके जो क्षार धातुएं हैं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। याद रखें, जो क्षार धातुएं होती हैं लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो हमने 3 लिखा है। आप सारी बातों को लिख सकते हैं। वो जितनी क्षार धातुएं हैं मैंने 3 को लिखा, 3 के आगे डैश कर दिया। तो इन सब की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। चूंकि +1 इसलिए होती है कि इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं इसलिए इन पर +1 आवेश लग जाता है। और हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या जब बताया तो उसमें बताया था कि किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे वो वास्तविक हो, वही आवेश की संख्या ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ये सभी धातुएं जो होती हैं, क्षार धातुएं, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कोश में होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, त्यागते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण इन पर +1 आवेश लग जाता है। इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है, +1 हो जाती है। अगला पॉइंट है इन्हीं से रिलेटेड, अगला जो है क्षारीय धातुओं के बाद क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। क्षारीय मृदा धातुओं, इसमें क्या है आपका मैग्नीशियम, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, आप लिख सकते हैं कैल्शियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है। ये सब आगे जो है जितने क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। याद रखेंगे, +2 होती है। ये बातें आप याद रखेंगे। तो क्षारीय धातुओं में आप देखेंगे कि इनकी +1 होती है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, 1 प्लस चार्ज लगता है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1। और क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इन पर +2 का आवेश लगता है और इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये बातें हैं। इसके बाद आता है, आप देखिए अगला पॉइंट नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में देखा जाए तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो अलग अलग यौगिकों में अलग अलग होती है। क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 2,5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होने के नाते या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे तब ये इसका अष्टक पूरा हो, या 5 इलेक्ट्रॉन या किसी को दे। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है इस पर -3 का आवेश होता है, और जब ये अपना एक एक करके 5 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका मतलब इसका +5 तक इसका आवेश जा सकता है। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -3 से +5 तक हो सकती है। अलग अलग यौगिकों में आप देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आप देखेंगे वही नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कभी -3, कभी -2, कभी -1, कभी 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, यानी इनके बीच में इनकी संख्या आएगी। इस बात को भी हम लोग नोट करते हैं। लिखेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 से, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -3 होगा, -3 से +5 तक होती
है। कहने का मतलब इन्हीं के बीच में होता है। तो ये पॉइंट छठा है। इसके बाद जो है सातवां पॉइंट है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में है, तो मुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं अगर वो अपने ओरिजिनल रूप में है, मुक्त अवस्था में है, तो मुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। इस बात को भी हम लोग लिखते हैं कि मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, शून्य होती है। इसका क्या मतलब हुआ? मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जैसे H है या H2 है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है? अकेला है, मुक्त अवस्था में है, इसके साथ कोई किसी यौगिक के साथ नहीं है, तो मुक्त अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ऐसे ही चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे क्लोरीन हो, कोई भी तत्व अगर मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो मुक्त अवस्था में सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे, याद रखेंगे कि मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। इसको हमने समझाने के लिए लिखा था, आप लोग इसको भी नोट करते चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है जो याद रखने वाली है, वो ये है कि किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक है, तो यौगिक जो होते हैं, यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, तो किसी भी यौगिक में जो तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का जो जब जोड़ होता है, योग किया जाता है, तो यौगिक की जो संपूर्ण ऑक्सीकरण संख्या आती है वो क्या होती है? शून्य आती है। कोई भी यौगिक है, मान लीजिए जल है, जैसे जल है H2O है, मान लीजिए जल है H2O, ये यौगिक है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 ऑक्सीजन की आप जानते हो, और हाइड्रोजन की आपने देखा कि +1 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया। तो +2 और -2 अगर देखा जाए तो जल की ऑक्सीकरण संख्या अगर पूरा देखा जाए तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यौगिक जो होते हैं, कोई भी यौगिक हो, तो यौगिक में जो तत्व पाए जाते हैं, तत्वों की अगर ऑक्सीकरण संख्या का योग किया जाए तो वो शून्य के बराबर होता है। इस बात को भी हम लोग नोट करेंगे। किसी यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग शून्य होता है, शून्य होता है। कोई भी यौगिक अगर आप ले लें, जैसे जल है, आप FeCl3 भी अभी लिए थे, फेरिक क्लोराइड है, यहाँ पर देखो Fe की संयोजक कितना इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या? +3, और इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि Cl का -1 होता है, 3 Cl है तो -3 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर +3 -3 देखेंगे तो FeCl3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। इसी बात को हमने लिखा है कि किसी यौगिक में सभी तत्वों की अगर ऑक्सीकरण संख्या का योग निकाला जाता है तो किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलें। कोई भी यौगिक आप देखिए अगर आयनिक रूप में है, अगर मान लीजिए यौगिक तो ना कहें, अगर कोई भी तत्व है आयन के रूप में है, अगर उस पर आयन उपस्थित है तो उस आयन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी उस पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होगी। कोई भी आयनिक यौगिक होगा, जैसे मान लीजिए NH4+, आप देख रहे हैं NH4+, तो NH4+ में आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक धनावेश है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। कोई भी जैसे SO4-2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -2। तो कहने का मतलब कोई भी अगर आयनिक यौगिक है तो आयनिक यौगिक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। इस बात को भी हम लोग नोट करेंगे। आयनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश
उस पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है। हमने आपको बताया कि कोई भी आयनिक यौगिक है अगर उस पर आवेश लगा है, हमने आपको बताया कि जैसे NH4+ है तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +1। SO4 -2 है तो यहां पर इसकी संख्या -2 हो जाएगी। कोई भी आप जहां भी देखेंगे, जो भी आप आवेश देखेंगे, आवेश अगर युक्त यौगिक होगा तो उस पर आवेश जो लगा होगा उसकी संख्या जो होगी वह आयनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। कुछ बातें और नहीं है उनको भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। इसका एक फोटो ले लीजिए ताकि हम लोग अच्छे से कर सकें। चलिए आइए, अगला पॉइंट जो है 10वां पॉइंट है। ये नियम हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो अगला जो पॉइंट है वो सहसंयोजी यौगिकों के लिए है। सहसंयोजी यौगिकों के लिए, सहसंयोजी यौगिकों के लिए आप 12th क्लास में पढ़ेंगे 3 प्रकार के यौगिक होते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक और उपसहसंयोजी यौगिक। तो यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक थोड़ा सा जान लीजिए कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो कैसे बनते हैं। वो तत्वों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होता है, साझेदारी होती है। तो साझेदारी से जो यौगिक बनते हैं उसे हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सहसंयोजी यौगिक, जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक है, मान लीजिए एक A है, एक B है। मान लीजिए ये 2 तत्व हैं, ये आपस में जुड़ गए, ये आपस में जुड़े हैं। तो जुड़ने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है और एक इसका है। तो इसमें देखेंगे कि जो ये मान लीजिए A तत्व है, ये B तत्व है। तो जो होता क्या है कि अगर मान लीजिए इसमें A और B तत्व की विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे कि A की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है कि B की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर, विद्युत ऋणात्मकता ये प्रकट करता है किसी तत्व का वह गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, वही उसका विद्युत ऋणात्मक गुण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखेंगे अगर जो तत्व ज्यादा विद्युत ऋणी होगा वो क्या करेगा, ये जो ये साझे का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर क्या करता है, खींच लिया। अगर मान लीजिए इस सिंगल बंध बना है यहाँ पर, अगर ये बंध को अगर मान लीजिए टूटता है, अगर ये तोड़ा जाता है तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है, जो मान लीजिए B ज्यादा विद्युत ऋणी है तो B की ओर ये चला जाता है। तो इस पर आंशिक रूप से -1 जो है आवेश डेवलप हो जाता है। -1 आवेश डेवलप यहाँ पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो B की ओर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि B जो है अधिक विद्युत ऋणी है किससे, A की तुलना में। B का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो A का कम है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो आंशिक रूप से खींचने के कारण इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है इसलिए आंशिक ऋणावेश, और इस पर आंशिक रूप से क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो ऐसे यौगिक, सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, जो सिंगल बंध वाले होते हैं, जो एकल बंध वाले होते हैं, एकल बंध जब टूटता है तो जो परमाणु, यानी जो परमाणु, जो तत्व अधिक विद्युत ऋणी होता है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेने के कारण उस पर -1 आवेश आ जाता है, और जो अगला होता है जो कम विद्युत ऋणी होता है उस पर क्या हो जाता है, +1 आंशिक आवेश आ जाता है। यहाँ पर एक बात और समझ लेनी चाहिए, मान लीजिए अगर समान परमाणु हो, जैसे मान लीजिए A और A दोनों तत्व समान हैं, इनके बीच अगर सहसंयोजी बंध बना है तो आप ये कह सकते हैं जब ये बंध टूटेगा
तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ए है, अर्थात दोनों तत्व समान है। चूंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, इसलिए कोई भी परमाणु यहाँ पर साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। इसलिए इस पर कोई, इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या आप लिख सकते हैं, इस पर जो आवेश जो होगा वो शून्य होगा। आप कह सकते हैं दोनों का आवेश शून्य होगा और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी? शून्य होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब अगर अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग परमाणु हैं, इस अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, तो वहां पर क्या होता है कि सहसंयोजी बंध, जब एकल बंध बनता है, तो जब ये बंध टूटता है तो टूटने के कारण जो तत्व अधिक विद्युत ऋणी होगा वो क्या करेगा? साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण उस पर एकल बंध है तो एक -1 लगेगा। और अगर इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अभी डबल बॉन्ड के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझ ले कि सहसंयोजी बंध जब टूटता है तो क्या, किस प्रकार से आवेश डेवलप होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से अगर मान लीजिए समझे, अगर ये एक उदाहरण ले ले HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके बीच देखो सिंगल बंध बना है, एकल बंध बना है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में से देखा जाए तो विद्युत ऋणी कौन जाता है? क्लोरीन है। तो जब अगर ये बॉन्ड अगर टूटेगा सिंगल बंध, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो आंशिक रूप से किसकी ओर चला जाएगा? क्लोरीन की ओर चला जाएगा। क्योंकि ये ज्यादा विद्युत ऋणी है, ये खींच लेगा साझे के इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इस पर आंशिक रूप से क्या डेवलप हो जाएगा? -1 का चार्ज डेवलप हो जाए। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इस पर -1 का आंशिक चार्ज डेवलप हो जाएगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आंशिक रूप से इधर जा रहा है, इस पर +1 का चार्ज लग जाएगा। यहां पर देखिए अगर हाइड्रोजन है, जैसे H2 हाइड्रोजन का कोई अणु है, ये H अगर रहे तो यहां पर स्थिति क्या होगी? अगर ये बंध टूटेगा तो टूटने के बाद कोई भी परमाणु यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणी नहीं है, चूंकि बराबर है, इसलिए यहाँ पर इसका भी आवेश शून्य, इसका भी आवेश शून्य होगा। तो इस बात को हमें एकदम समझ लेना चाहिए कि सहसंयोजी यौगिक में जब एकल बंध टूटता है तो एकल बंध टूटने के कारण जो परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होते हैं उस पर -1 का आवेश, और जो कम विद्युत ऋणी होता है वो +1 का आवेश होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर डबल बॉन्ड वाला कोई है, मान लीजिए डबल बॉन्ड अगर टूटता है, जैसे A और B के बीच डबल बॉन्ड है, ये द्विबंध है, तो यहां पर द्विबंध अगर दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो अगर ये टूटेगा तो यहां पर भी स्थिति वही होगी। अगर जो परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, A अगर ज्यादा ऋणी होगा तो A की ओर आएगा साझे का इलेक्ट्रॉन, और B ज्यादा ऋणी होगा तो B की ओर जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर A अगर ज्यादा ऋणी है, विद्युत ऋणी है B से, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा किसकी ओर आएगा? A की ओर आएगा। इसलिए यहाँ आने के कारण, चूंकि डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पर इधर आने के कारण -2 का पार्शियल चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा, पार्शियल चार्ज, आंशिक। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, दे रहा है, तो यहाँ पर +2 का यहाँ पर पार्शियल चार्ज B पर डेवलप होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड जब टूटता है, द्विबंध जब टूटता है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन आता है उधर -2 का चार्ज, और जिधर से इलेक्ट्रॉन आता है वहां +2 का चार्ज लगता है। ठीक उसी प्रकार से त्रिबंध जब टूटते हैं, अर्थात मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर भी स्थिति वही होगी। जो परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होगा उस पर -3 का चार्ज लगेगा, जिधर आएगा इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए B ज्यादा विद्युत ऋणी है A से, तो B पर -3 और इस पर +3 का चार्ज लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिकों में हम आवेश की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं, और यही आवेश इनकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो कभी कभी आपके इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, कम पूछा जाता है, लेकिन अगर आप नीट की परीक्षा दे रहे हैं, जेईई की परीक्षा दे रहे हैं, IIT वगैरह दे रहे हैं, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप वहां पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर ये चीजें अगर जानते रहेंगे तो वहां पर आसानी से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, ये कुछ बातें थी जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया कि क्या क्या ऐसे नियम हैं जिनको अगर हम लोग जान लें तो ऑक्सीकरण संख्या को हम आसानी से निकाल सकते हैं। लगभग 10-11 नियम हमने आपको बताया, एक एक करके बताए। आप ये सारे 10-11 नियम अच्छे ढंग से अपने कॉपी में नोट करेंगे। 2 से 3 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग
अब यहाँ पर एक या दो एग्जाम्पल आज हम करवाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। उसके बाद इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग एक अलग से वीडियो इसका एक बनाएंगे, एक अगला पार्ट बनाएंगे जिसमें हम आपको बहुत सारे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग उदाहरण से हम लोग समझेंगे कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किया जाता है। तो हेडिंग बना ले, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। अभी तक तो हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के क्या क्या रूल थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखें कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या को हम ज्ञात करते हैं, किसी भी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए पहला उदाहरण है, जैसे HNO3 पहला उदाहरण है, आप नोट करते चलेंगे। HNO3 में N की, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। एक उदाहरण है कि HNO3 आपका एक यौगिक है, नाइट्रिक अम्ल है, इसमें N की ऑक्सीकरण संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जिसकी संख्या, जिस तत्व की, जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो उसको हम X मान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि माना N की ऑक्सीकरण संख्या X है। क्या मान लिए? X है। अब हम बताए थे आपको, जैसे ये यौगिक है तो यौगिक में आप देख रहे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना बताए थे, प्लस एक हो गया, और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने X मान लिया, प्लस X लिख लेंगे। अब प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन की कितनी बताया थे हम आपको नियम में, -2, तो 3 का है तो 3 गुणे -2, और चूंकि यह एक यौगिक है तो यौगिकों की समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो +1 + x, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, -6 बराबर 0। अबे +1 -6 तो हो जाएगा x -5 बराबर 0, तो x बराबर +5, तो x आ गया, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +5 आ गई। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं, आप इसको नोट करते चले। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण है HSO3-, दूसरा है HSO3- में यस की ऑक्सीकरण संख्या में, यस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो यस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो फिर हम यस को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 होगी, यस की हम x मान लिए हैं, x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 गुणे ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और बराबर का यहाँ पर देखो, चूंकि यह एक आयन के रूप में उपस्थित है तो हमने आपको नियम में बताया था कि अगर कोई आयनिक यौगिक है तो आयनिक यौगिक में जो आवेश उपस्थित होता है वो सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस आवेश के बराबर होता है। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1। क्यों -1? क्योंकि यहाँ पर -1 लगा। यहाँ पर 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा +1 + x, हो जाएगा -3 दूनी 6 बराबर -1। अब ये हो जाएगा x, ये +- 5 बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1 + 5, तो x बराबर हो जाएगा +4। तो s की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +4। इस तरीके से हम ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते चलते हैं, समझते चलते हैं और इसको नोट भी करते चलते हैं। आइए एक या दो उदाहरण और देखते हैं। क्या है तीसरा जो है वो है KClO3। KClO3 में Cl की मान लीजिए निकालना है, Cl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए KClO3 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो Cl का x मान लेंगे। K क्या है, क्षारीय धातु। हमने आपको बताया था क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या है, क्षारीय धातु, और क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितना बताए थे, +1।
तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, +1। अब Cl की निकालना है तो यहाँ पर +x, अब प्लस ऑक्सीजन की क्या होगी -2, तो 3 है तो 3 गुणे -2 अब बराबर 0। बात समझ में आ रही है। चलिए अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। +1 +x, ये -3 दूनी 6, -6 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x या +1 और -6 तो हो जाएगा -5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा +5। तो Cl की जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई वो कितनी आ गई, KClO3 में +5। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग करेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं कि किस प्रकार से उसको हम लोग करेंगे। जैसे KO2 अगला है KO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या, O की ऑक्सीकरण संख्या, KO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। यहां पर ध्यान से देखिए, O की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो उसको हम x मानेंगे। K क्या है, पोटेशियम है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या चूंकि क्षारीय धातु है तो इसका +1 होता है, तो यहां पर लिखेंगे +1 और प्लस, ध्यान दे यहां पर ऑक्सीजन O का अगर O अकेला होता तो -2 होता है, लेकिन यहां पर O2 है तो यहां पर 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे माइनस, यहां पर -2 काहे करेंगे, चूंकि O का ही निकालना है, यहां पर O का पता है नहीं तो -2 नहीं लिख सकते, तो यहां पर हम x लिखेंगे। ये 2 गुणे x बराबर क्या लिखेंगे, 0। समझिए K का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +1 और प्लस लगाए ऑक्सीकरण O का निकालना है तो O का x मान लीजिए, चूंकि 2 है x तो 2 गुणे x लिख दिए। अब यहां पर लिखेंगे +1 + 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -1, ये +1 उधर जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो O की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, KO2 में -1/2। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं ताकि ऑक्सीकरण संख्या निकालने में हमें कोई दिक्कत ना आए। इसका एक स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। चलिए आइए मिटा दें। चलिए करते चलते हैं, बहुत ही सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो नियम अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वो नियम आप याद नहीं रखोगे तो आप ऑक्सीकरण संख्या की गणना नहीं कर पाओगे। अगला सवाल है, 5वां कर सकते हो, 5वां सवाल है यहाँ पर। अगला जो है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं कि आप आराम से कर ले जाए। S4O6 - 2, S4O6 - 2 में S की ऑक्सीकरण संख्या, S की ऑक्सीकरण संख्या, S4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर S की ऑक्सीकरण संख्या फिर x मान लेंगे, तो x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x इसको लिखेंगे, चूंकि s की तो x माने, चूंकि S4 है तो 4x + 6 ऑक्सीजन है, यहां पर लिखेंगे 6 गुणे -2। अब बराबर कितना लिखेंगे, पूरा ये आयनिक यौगिक है तो बराबर का -2, चूंकि इस पर आवेश कितना लगा है, -2 लगा है। आप ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 4x ये प्लस माइनस माइनस 4 6 दूनी 12 -12 बराबर -2। अब 4x बराबर -2, ये -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर +10। तो x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, +10/4। तो आप इसको काट भी सकते हो, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, यानी x बराबर +5/2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई। किसकी, S की। S4O6 - 2 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +5/2। इसके बाद आइए एक और कर लेते हैं, करते चलते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप एकदम आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर छठा सवाल है, यहां कर देते हैं। छठा सवाल है, Na2H2O3, Na2
H2O3 में यस की ऑक्सीकरण संख्या क्या करेंगे, एस की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर Na की कितनी है, सोडियम क्षारीय धातु है, हमने आपको बताया था क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। तो चूंकि Na की +1 है तो Na2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, चाहे इसको ऐसे लिख दे 2 गुणे +1, और आप समझते चले भाई Na का +1 होता है तो 2 है तो 2 गुणे +1 प्लस H2 की निकालेंगे यस, चूंकि x माने है 2 है तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3 गुणे -2 बराबर पूरा 0, क्योंकि यौगिक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 2x, अब 2 3 6 -6 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x -6 क्या करेंगे, -6 प्लस का 2 हो जाएगा -4 बराबर 0। तो 2x बराबर इधर जाएगा तो प्लस का, ये -4 प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर +4 बटे 2, तो ये हो जाएगा x बराबर +2। तो x की वैल्यू आ गई, अर्थात s की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 आ गई। इस तरीके से हम एक एक करके गणना कर रहे हैं, सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं। चलिए एक सवाल और करते हैं, यहाँ पर 5वां 6वां 7वां यहाँ कर देते हैं। ये 7वां सवाल है, H5IO6 में I की अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो, में I की ऑक्सीकरण संख्या तो कैसे निकालेंगे। यहां पर हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, तो 5 हाइड्रोजन है तो 5 + 5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, +5। I का निकालना है, I को हम x मान लिए, +x प्लस, अब 6 ऑक्सीजन है तो 6 गुणे -2 बराबर 0। अब ये हो जाएगा +5 प्लस x -6 दूनी 12 -12 बराबर 0। अब ये प्लस है, +5 -12 तो x -7 बराबर 0। तो x बराबर का इधर 7 जाएगा, +7 हो जाएगा, तो x कितना आ गया, +7। इस तरीके से I की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +7। अभी हम आपको बताए थे, जब नियम बताए थे कि जो I क्या है, हैलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जो फ्लोरीन को छोड़कर देखो आयोडीन है, आयोडीन की हमने क्या बताया था कि जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 तक होती है। देखिए यहाँ पर आया भी +7। तो आप नियम अगर याद रखेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। आइए एक आध प्रश्न और कर लेते हैं। चलिए HN3 में N की निकाल देते हैं। 8वां प्रश्न, HN3 में N की ऑक्सीकरण संख्या तो N की ऑक्सीकरण संख्या हम x मान लेते हैं। हाइड्रोजन की कितनी होगी, +1, तो +1 और प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, +3 गुणे x यानी 3x बराबर 0। तो यहां पर हो जाएगा 3x बराबर -1, इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो यहां पर N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1/3। तो ये कुछ बातें जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, हम आपको 8-9 को प्रस्तुत करा दिया, 8 प्रश्न। इसके बाद वाले में चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके बाद वाले में कुछ अपडेट क्वेश्चन भी हम कराएंगे जो आपके IIT JEE और आपके नीट की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे सहसंयोजी यौगिक में किस प्रकार से स्ट्रक्चर जो दी, उसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बहुत ही कम आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप हाई कंपटीशन दे रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग उसकी गणना करेंगे। आप इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कहीं से कोई बात दिक्कत नहीं आएगी। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो आप आगे इसको शेयर करिए दोस्तों में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और एक अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बनाइए ताकि आपको अच्छी सफलता मिल सके। थैंक यू सो मच।